हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं महाजनपद और मगध इम्परर को। ये पूरा हिस्ट्री का टॉपिक होने वाले हैं और खासकर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सीएपीएफ एसी जिसका एग्ज़ाम 2026 में है। उसके लिए जो है यूट्यूब बैच भी लॉन्च है जिसके थ्रू हम लोग आज हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक महाजनपद या फिर मगध इम्परर को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये पूरा पेपर 1 को हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन इनिशिएटिव हर चीज़ यहाँ पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं महाजनपद इम्परर को और क्या है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। हर एक डायमेंशन को हम लोग विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ कवर करते हैं। तो देखो, हम लोग जस्ट अभी तो जैनिज्म बुद्धिज़्म किए हैं इसके प्रीवियस क्लास में, और थोड़ा सा एक प्रीवियस क्लास जाओ जब हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वैदिक एज को। अब वैदिक एज में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखे कि वहाँ पे क्या था कि पूरा लोग पूरा सेटल लाइफ जी रहे थे। सेटल लाइफ के साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं, है ना, डिस्कस किए हैं कि वहाँ पे पूरा क्या है, एक फैमिली और फैमिली के साथ पूरा क्लैन क्लैन का फॉर्मेशन देखने को मिला है। और बहुत सारे क्लैन हो गया या फिर पूरा बहुत सारे विलेज हो गया, वहीं से क्या हुआ, एक जनपद का फॉर्मेशन देखने को मिला था। अगर वैदिक एज का लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे मैं डिस्कस में बताया था इस बात को कि वहीं से जो है एक सेटल लाइफ का स्टार्ट देखने को मिला है। उसके साथ जो है एक फॉर्मेशन, एक बिलोंगिंगनेस और एक टेरिटरी का फॉर्मेशन वैदिक एज से स्टार्ट हो गए थे। और उसी का एक जो है आगे कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों को देखने को मिलेगा महाजनपद के रेस्पेक्ट में। वहाँ तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जनपद कैसे फॉर्म हुआ, है ना, मतलब सेटल लाइफ हुए तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं जनपद। अब वही जनपद जो है, जब टेरिटोरियल कॉन्स्टेंट में बात करोगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो वही एक महाजनपद का फॉर्मेशन देखने को मिला है। महाजनपद का फॉर्मेशन के रूप में ले लिए, जिसे हम लोग आज वही महाजनपद को डिस्कस करेंगे। और उसी में से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद है जो कि पावरफुल महाजनपद इमर्ज होके आया है, वो है मगध इम्परर। इसलिए महाजनपद के स्लैश करके यहाँ पे मगध इम्परर लिखा हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ आया। तो ये जो महाजनपद हो गया इसका हम लोग टाइम पीरियड जो है 6 से 4th सेंचुरी बीसी तक डिस्कस करते हैं। यहीं पे जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट महाजनपद देखने को मिला है। टोटल जो है 16 मेजर महाजनपद देखने को मिला है। और ये जो महाजनपद है, पहले ये जनपद थे, है ना, जनपदस थे या फिर जनपद थे, उसी का एक लार्ज एक्सटेंड रूप में हमें जो है महाजनपद का फॉर्मेशन देखने को मिला है। और इसका अगर कवर करना है लिटरेरी सोर्सेज कहाँ से आया, तो जितना भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो लिटरेचर हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस क्लास में, प्लस जैनिज़्म का लिटरेचर डिस्कस किए, वहाँ पे जो है मेजर महाजनपद के बारे में पता चलता है। क्योंकि जिस समय महाजनपद का टाइम पीरियड चल रहा था उसी का कंटेम्प्ररी बुद्धिज़्म भी थे, जैनिज़्म पे थे, है ना। बुद्धिज़्म जैनिज़्म इसी के पैरेलल ही रन कर रहे थे जब यहाँ पे महाजनपद का फॉर्मेशन हो रहा था, फाउंडेशन देखने को मिला था। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस या फिर कंटेस्ट समझ आ गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि महाजनपद का राइज क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले तो देखने को मिला है डिक्लाइन ऑफ महाजनपद। क्यों डिक्लाइन हुआ, क्योंकि उस समय देखो बहुत छोटा छोटा क्या है, ट्राइबल थे, क्लैन के फॉर्मेशन देखने को मिला है, विलेज का फॉर्म में थे, तो बहुत छोटा थे। लेकिन छोटा थे लेकिन वो लोग क्या थे, पूरा फ्रेगमेंटेड फॉर्म में थे। ठीक है, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में थे तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर पाना उतना, मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो रहा था। तो पूरा जनपद है उसको इमर्ज कर दिए और एक महाजनपद का फॉर्मेशन ले लिए। तो इस तरीके से क्या है, डिक्लाइन देखने को मिला है महाजनपद का। इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ है ना, एग्रीकल्चर देखने को मिला है, चाहे पल्सेस का बात करो चाहे राइस का बात करो, जितना भी एग्रीकल्चर कल्टीवेशन कर रहे थे, क्योंकि सेटल लाइफ है। अब सेटल लाइफ है तो स्वाभाविक है कि कुछ खाने के लिए या फिर जीवन यापन करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो लोग सबसे पहला ऑप्शन क्या देखिए, एग्रीकल्चर, है ना। फिर एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ तो ट्रेड में इंगेज होएंगे, क्राफ्ट में इंगेज हो गए, और इसी तरह से इसका एक्सपांसन देखने को मिला है। और यही कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि महाजनपद का फॉर्म करते हैं, महाजनपद का फाउंडेशन न्यू रखते हैं। फिर अर्बनाइजेशन हुआ, टाउन प्लानिंग, फोर्टिफिकेशन, सिटीज़ हो गया, मेजर सिटीज़ हो गया, प्लस यहाँ पे कैपिटल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था जहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल हो सके। मिलिट्री स्ट्रेंथ भी देखने को मिला है क्योंकि उस समय जो है आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा विस्तार से हो रहा था, कालवरी यूज़ जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि प्रोटेक्ट करना है। वैदिक एज में भी डिस्कस किए थे कि प्रोटेक्शन कर रहे हो,
पहले प्रोटेक्शन किसके थ्रू करते थे? कैटल के थ्रू करते थे, लेकिन अब टेरिटरी का एक्सपांड हो रहा है ना? दूसरे राजा आ रहे हैं, दूसरे के टेरिटरी को कैप्चर कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर उसके लिए क्या चाहिए? आयरन का वेपन चाहिए या फिर काल्वरी चाहिए, जिसके थ्रू वो स्टैंडिंग आर्मी बना सके और उसी के थ्रू जो है अपना टेरिटरी को यहाँ पे कैप्चर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, फिर मोनार्कियल रिपब्लिकल सिस्टम, ये दो टाइप का यहाँ पे सिस्टम देखने को मिला है। कई जनपदों में देखने को मिला है ना? कई जनपद जो किंग रहेगा वो राजा हैंडल करने वाले हैं, और कई जनपद ऐसे होगा जहाँ पे इलेक्शन का फॉर्मेशन हुआ, इलेक्शन देखने को मिलता है। तो दोनों का रहा है, यहाँ पे मोनार्कियल भी रहे हैं और रिपब्लिकन सिस्टम भी रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गया, रिलीजियस कल्चरल फैक्टर, ये सब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे हैं जिसके थ्रू जो है महाजनपद मगध इंपरर का फॉर्मेशन देखने को मिला है। अभी बताया कि यहाँ पे बुद्धिज़्म का फ्लरिश बहुत ज़्यादा हुआ था, जैनिज़्म हो गया, इन सब चीज़ दोनों का फ्लरिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ, प्लस इसका आइडियोलॉजिकल फ्लरिश देखने को मिला है। तो ये तो रहा कुछ रीज़न जिसके थ्रू जो है महाजनपद का फॉर्मेशन हुआ है, प्लस मैं इसको पूरा वैदिक एज के साथ भी कवर कर चुका हूँ, मतलब पूरा लिंक कर दिया हूँ वैदिक एज के साथ, वैदिक एज के साथ पूरा बुद्धिज़्म जैनिज़्म को भी लिंक कर दिया हूँ। तो अगर क्लास 1 से देखते आ रहे हो तो बेस्ट होने वाला है, पूरा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। बाकी नोट्स जो हैं रिवाइज़ करने के लिए टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। बाकी कुछ फीचर्स अगर देखें महाजनपद का, तो महाजनपद में जो पॉलिटिकल सिस्टम था 2 टाइप के थे। अभी डिस्कस की, एक मोनार्की थे, जहाँ पे किंग हो गया, है ना? किंग टाइप का यहाँ पे शासन चल रहा है, और एक शासन और चल रहा था वो है रिपब्लिकन वाला, जहाँ पे गण संघ हो गया या फिर इलेक्शन हो गया, इसके थ्रू यहाँ पे चुने जाते थे। इकोनॉमी अगर देखोगे महाजनपद का प्योरली जो है एग्रीकल्चर में ही बेस्ड थे, क्योंकि डायरेक्टली ये जो है लेटर वैदिक एज से यहाँ पे पूरा महाजनपद का शिफ्ट देखने को मिला है। तो डायरेक्टली यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन ग्रेजुअली यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। तो एग्रीकल्चर इसका मेन इकोनॉमी का पार्ट था। बाकी ट्रेड हो गया, क्राफ्ट हो गया, टैक्सेशन सिस्टम, ये सब जो है इकोनॉमी का पार्ट थे। फिर अर्बन सेंटर यहाँ पे अब फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गए थे, है ना? फोर्टिफिकेशन विथ मार्केट प्लेसेस, टेम्पल्स, एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल 16 महाजनपद हैं। अब क्या है, वन जो डिफरेंट डिफरेंट महाजनपद हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साथ या फिर अपने जितना भी नेबरिंग जो महाजनपद उसके साथ फाइटिंग में आते थे। क्यों? क्योंकि अपना टेरिटोरियल यहाँ पे एक्सपांड करना है। तो जब टेरिटोरियल एक्सपांड करते थे तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते थे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे फोर्टिफाइड करना स्टार्ट हो गए थे। चाहे कैपिटल का बात करो, चाहे मार्केट प्लेस हो गया, टेम्पल हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल हो गया, वहाँ पे पूरा फोर्टिफिकेशन देखने को मिला है। और मिलिट्री यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी हो गया, क्योंकि आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हो या फिर जितना भी इंक्रोच हो रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसके लिए हैंडल कौन करने वाले हैं? आर्मी ही करेंगे। फोर्टिफिकेशन, चैरियोट, एलिफेंट, इन सब चीज़ का मिलिट्री में यूज़ करते थे। बाकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो कास्ट बेस्ड था, है ना? कास्ट बेस्ड के साथ गिल्ड थे, आर्टिसन थे। गिल्ड का मतलब मर्चेंट हो गया, जो कि ट्रेडिंग में इंगेज थे। ये तो कुछ रहा फीचर जो कि महाजनपद से रिलेटेड थे। अभी डिस्कस किए कि एट प्रेजेंट, मतलब एट प्रेजेंट का मतलब है कि जो हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 16 महाजनपद थे। जैसे कि अंग हो गया, इसका कैपिटल चंपा थे, और प्रेजेंट में इसका लोकेशन कहाँ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मैचेस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी कवर करना है। ठीक है, तो अंग हो गया एक पहला महाजनपद जिसका कैपिटल चंपत है। बाकी ईस्टर्न बिहार, वेस्ट बंगाल, ये जो है इसका मॉडर्न लोकेशन पड़ता है। फिर मगध हो गया, और यही जो मगध है इज़ अ पावरफुल यहाँ पे किंगडम इमर्ज होके आएंगे। अब इसका भी कई रीज़न है जिसके थ्रू यही क्यों मगध जो है ना, जो मगध है यही क्यों पावरफुल इमर्ज होके आए, क्योंकि 16 महाजनपद थे, बाकी क्यों नहीं आए, तो इसको डिस्कस करते हैं, है ना? लेकिन एट प्रेजेंट जो है अभी हम लोगों को यही 16 महाजनपद के बारे में कवर करना है। तो मगध हो गया जिसका राजगृह थे, लेटर इसे पाटलिपुत्र में शिफ्ट किए गए। साउथ बिहार जो है इसका जो है मॉडल लोकेशन है। फिर वज्जी है, मल्ल हैं, फिर काशी जो कि वाराणसी कैपिटल है, कौशल हो गए। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो वत्स हो गए, छेदी डायनेस्टी हो गए, फिर अवंती है, गंधारा हो गए, कंभोज हो गए, फिर अस्मका हो गया, सूरसेना हो गए, फिर वेंगी है, मत्स्य है, प्रयाग है या फिर पंचाला जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये तो रहा पूरा कौन कौन से 16 महाजनपद थे, डायनेस्टी थे, प्लस उसके साथ उसी के साथ जो है इसका कैपिटल और मॉडर्न डे लोकेशन कि कहाँ एट प्रेजेंट इसका लोकेशन है। अब ये जो जितना भी 16 महाजनपद हैं, अब इस 16 महाजनपद क्या करेंगे
कि फाइटिंग में आएंगे, फाइट करेंगे। क्यों फाइट करेंगे? क्योंकि अपने को टेरिटोरियल एक्सपांड करना है ना? टेरिटोरियल एक्सपांड करने के चक्कर में क्या है, एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। अब एक जीतेगा, एक हारेगा। जो हारेगा तो जो जीता है, जो हारा हुआ है उसका पूरा टेरिटरी को कैप्चर कर लेंगे, तो उसका टेरिटोरियल और विस्तार हो गया। तो इसी तरीके से क्या है, एक दूसरे के साथ पूरा फाइटिंग हमें देखने को मिला है। और इसी समय में फाइटिंग हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, जो मगध है यही एक पावरफुल किंगडम इमर्ज हो गया है। और जो मगध है पूरा टेरिटरी को, जो पूरा टेरिटरी है उसको मगध ने, जो मगध एम्परर है उन्होंने ही क्या कर ली के पूरा कैप्चर कर लिए गए। ठीक है, तो क्या ऐसा रीज़न है जिसके थ्रू जो मगध है यही जो है एडवांटेजेस में रहा है, मगध जो है राइज हुआ एज अ पावरफुल किंगडम। तो सबसे पहले आते हैं जियोग्राफिकल एडवांटेजेस। क्योंकि देखो, जब मगध का लोकेशन देखोगे तो कहाँ डिस्कस किए, मगध का जो लोकेशन है सदर्न बिहार हो गया, जहाँ पे फर्टाइल लैंड मिलता है। अब फर्टाइल लैंड है तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, एग्रीकल्चर होगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगा। अब इकोनॉमी बूस्ट होंगे तो जितना भी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट है, अब डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट को बढ़ावा देंगे। तो सब हर चीज़ यहाँ पे पूरा बूस्ट है, डिफेंस यहाँ पे हाई लेवल का है। तो इस सब चीज़ से क्या होगा, जो लो लेवल का टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या फिर लो लेवल का डिफेंस है बाकियों के पास, उससे तो ये एडवांटेजेस में ही रहेंगे। तो इस तरीके से क्या है, जियोग्राफिकल एडवांटेजेस जो है बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प किए हैं। प्लस साथ में यहाँ पे रिवर देखने को मिला है, जो कि एग्रीकल्चर को यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं थ्रू इरिगेशन। आयरन रिसोर्सेज का यहाँ पे भंडार देखने को मिला है कि एबंडेंस आयरन फ्रॉम नियर बाई रीजन, यूज़ इन विपन में यूज़ करते थे, टूल्स में यूज़ करते थे। बाकी जो पर्सन है, जैसे कि बाकी जो डायनेस्टी है, अगर लकड़ी का विपन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये तो डायरेक्टली आयरन का यूज़ कर रहे हैं, तो एडवांटेजेस तो होगा ही होगा। इसके साथ जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है ये बहुत ज़्यादा थे मगध के पास। स्ट्रॉन्ग आर्मी विथ एलिफेंट देखने को मिला है, कालवरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया। इन सब चीज़ जो इतना मिलिट्री स्ट्रेंथ होने के बाद जो है मगध अपना आपको एक पावरफुल किंगडम यहाँ पे इमर्ज करके आए हैं। बाकी स्ट्रेटजिक अलायंस हो गया है ना, फिर इकोनॉमिकल ग्रोथ, एग्रीकल्चर, ट्रेड हो गया, कंट्रोल रूट जैसे कि गंगा वैली इंक्रीज वेल्थ। तो इस तरीके से क्या है, कुछ मेजर यहाँ पर रीज़न है जिसके थ्रू जो है मगध ने यहाँ पे अपना पूरा साम्राज्य यहाँ पे स्थापित किए हैं। फिर वीक नेबर हो गया है, फिर सपोर्ट फ्रॉम रिलीजन जैसे कि बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, इन सब चीज़ से भी यहाँ पे सपोर्ट मिला है, जिसके थ्रू पूरे एडवांटेजेस में रहा है मगध एम्परर। और यही एक रीज़न है जिसके थ्रू मगध एम्परर का यहाँ पे इमर्जेंस हुआ है। आई होप कि यहाँ तक अब समझ आ गया होगा कि 16 महाजनपद हैं, उसके पूरा कैपिटल, प्रेजेंट लोकेशन, है ना, क्या सिचुएशन रहा है, पूरा लिंक कर दिया हूँ मैं। ठीक है, नोट्स के लिए तो ये टेलीग्राम चैनल है ही है। अब ये भी बता दिया हूँ कि रीज़न क्या है मगध का इंक्रीज़ होने का। ठीक है, अब मगध यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। फिर इन्फॉर्मेशन का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये भी तो पढ़ना है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं सही है कि गलत है। मतलब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले इसके बारे में, कि मगध एम्परर थे, 16 महाजनपद थे। तो सबसे पहले जो है सोर्सेस के अगर बारे में बात करोगे तो जो वैदिक टेक्स्ट हैं, जैसे कि ब्राह्मणास हो गया, उपनिषद हो गया, यहाँ पे रिफ़र किए गए हैं मैनी जनपद के बारे में। जनपद के साथ साथ यहाँ पे महाजनपद के बारे में भी यहाँ पे हमें बताया है। तो एक वैदिक टेक्स्ट है जो कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट आ गए, जैसे कि विनय पिटक हो गए, सुत्त पिटक हैं, अभिधम्म पिटक हैं। इसके थ्रू भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। जैनिज़्म टेक्स्ट हो गया, भगवती सूत्र। फिर आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि NBPW जो पोट्री है ना, ये मगध एम्परर या फिर जो महाजनपद टाइम पीरियड चला है, यहीं पे हमें देखने को मिलता है ये इस टाइप का पोट्री। तो ये भी कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, समझ आ गया सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कि कहाँ से हमें पता चला, इतना समझ आ गया। बाकी देखो, अब यहाँ पे एक पूरा जो 16 महाजनपद है, अब एक महाजनपद बन गए हैं। कौन सा महाजनपद? मगध इम्परर। ठीक है, मगध इम्परर बोल सकते हो इसको। अब ये जो मगध इम्परर है, अब एक टाइम के बाद क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी यहाँ पे आएंगे और रूल करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर लास्ट में एक डायनेस्टी आएगा जो कि मौर्यन डायनेस्टी है, उसको अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन मगध में भी दो चार यहाँ पे डायनेस्टी आए, जिसमें से पहला डायनेस्टी जो कवर करना है हमें, वो है हरण्यका डायनेस्टी। ये डायनेस्टी रूल करेंगे। जैसे ही इसका पूरा रूल समाप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डायनेस्टी आने वाले हैं शिशुनाग डायनेस्टी। इसी तरीके से जो है मगध इंपरर में लास्ट डायनेस्टी आएगा, वो है नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी को जो धनानंद है उसको थ्रो करके मौर्यन इंपरर का यहाँ पे इस्टाब्लिशमेंट होगा। ठीक है,
चलो, तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट यहाँ पे डायनेस्टी स्टैब्लिश किए गए थे वो है हरण्यका डायनेस्टी, जिसे बिम्बिसार है 544 से 413 BC तक। यहाँ पे इसका टाइम पीरियड हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि फाउंडर इसका है बिम्बिसार। इसका कैपिटल जो है राजगृह है, जो कि प्रेजेंट डे जो बिहार है या फिर राजगीर है वहाँ पे पड़ता है। नोटेबल रूलर का अगर बात करोगे तो बिम्बिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया। ये कुछ नोटेबल रूलर हैं, इंपॉर्टेंट रूलर हैं, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो जब अभी तो बिम्बिसार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हरण्यका डायनेस्टी का एक पहला रूलर है। इसके समय में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का अगर बात करोगे तो यहाँ पे हमें मोनार्कियल फॉर्म देखने को मिला है, विथ यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलता है। लेकिन जो फ्यूडल एलिमेंट है ना, ये थे, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। जब हर्षवर्धन के टाइम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम बहुत ज़्यादा था। गुप्ता हो गया, वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम बहुत ज़्यादा था। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, यू वो कैसे थे, सेंट्रलाइज अथॉरिटी थे, प्लस यहाँ पे मोनार्की के फॉर्म में गवर्नमेंट था। और मिलिट्री का अगर बात करोगे तो कॉन्क्विस्ट ऑफ अंग बाय द बिम्बिसार। तो बिम्बिसार ने अंग जो है, अंग क्या है, महाजनपद है, इसको यहाँ पे क्या किए, कॉन्क्वेस्ट किए हैं। देखो, इसी के थ्रू तो होगा, या तो कोई मैट्रिमोनियल अलायंस बना रहे हैं, मतलब जैसे देखो, ये कोई टेरिटरी है और ये दूसरा टेरिटरी है, अगर यहाँ का राजा अगर यहाँ के रानी से अगर क्या कर रहे हैं, मान लो मैरिज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो रानी के जितना भी टेरिटरी है ये राजा के पास आ जाएंगे, तो इसका पूरा टेरिटरी का एक्सपांसन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से क्या है, बहुत ज़्यादा एक तो कॉन्क्विस्ट के थ्रू जो है पूरा मगध इम्परर बना है, और दूसरा रीज़न है कि मैट्रिमोनियल अलायंस बना लो या फिर मैरिज कर लो, इसके थ्रू पूरा टेरिटरी का एक्सपांसन हो जाएगा। जैसे कि अजातशत्रु एक्सपांडेड मगध एंड दे फाउट लच्छाविस ऑफ द वैशाली। तो इस तरीके से भी जो है पूरा एक्सपांड करते थे अपने टेरिटरी को। इकोनॉमी जो ही एग्रीकल्चरल बेस्ड है ना, ट्रेड फ्लरिश करते थे अलॉन्ग गंगा वैली। ये तो सब हम लोगों ने इकोनॉमी के बारे में डिस्कस ही किए हैं। फिर रिलीजन का बात करोगे तो पेट्रोनाइज करते थे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। वैदिक रिचुअल्स यहाँ पे भी कंटिन्यू था। क्यों कंटिन्यू था? क्योंकि डिस्कस ही तो क्यों, देखो, वैदिक एज से यहाँ पे महाजनपद बना है, तो ऐसा तो नहीं होगा डायरेक्टली पूरा वैदिक एज कहीं और महाजनपद कहीं और पूरा डायरेक्टली टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, ऐसा नहीं आएगा, है ना। कुछ तो यहाँ पे परसिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो वैदिक हैं रिचुअल्स हैं, जो वैदिक रिचुअल्स हैं यहाँ पे भी कंटिन्यू थे। बाकी डिप्लोमेसी देखोगे तो मैरिज के थ्रू जो है डिप्लोमेसी रखते थे। और डिक्लाइन जो है वीक सक्सेसर आएगा, जैसे कि अजातशत्रु है, इसके बाद जो वीक सक्सेसर आएगा उसी के थ्रू क्या हो जाएगा, इसका डिक्लाइन होगा। तो दो रूलर हैं, एक रूलर बिम्बिसार जिसके बारे में अभी डिस्कस किए हैं, और दूसरा रूलर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने भी एक्सपांड किया मगध को बाय डिफीटिंग द लिच्छावी ऑफ वैशाली। इन्होंने फाउट किए विथ अशोक, जो अशोक नहीं, जो कौशल डायनेस्टी है उसके साथ भी इन्होंने क्या है, कॉन्क्विस्ट किए हैं, फाउट किए हैं। फिर जो फोर्ट हो गया, जो राजगृह है या फिर पाटलिपुत्र हैं, जो कैपिटल फाउंड किए गए थे, वहाँ पे भी फोर्टिफिकेशन किए, जिसके थ्रू यहाँ पे अटैक ना हो सके। फिर जो है इन्होंने क्या किए, मिलिट्री को यहाँ पे डेवलप किए हैं। यूज़ ऑफ एलिफेंट यहीं से स्टार्ट देखने को मिलता है अजातशत्रु से। ये दो रूरल हैं, है ना। हम लोगों ने डिस्कस किया अभी हरण्यका डायनेस्टी। हरण्यका डायनेस्टी में दो इंपॉर्टेंट रूरल हैं, कौन कौन से, एक है बिम्बिसार और दूसरा है अजातशत्रु। समझ आ गया? फिर और रूरल जैसे कि अजातशत्रु के बाद जो है नेक्स्ट रूरल आएगा ना, ये सब पूरा रूरल जो है पूरा कमज़ोर होने वाले हैं। कमज़ोर रूरल होंगे जैसे कि उदयन हो गए, जो कि इन्होंने ही क्या किया, पाटलिपुत्र में यहाँ पे कैपिटल को शिफ्ट किए। पहले इसका कैपिटल था राजगृह, अब राजगृह से इन्होंने क्या किए हैं, पाटलिपुत्र में शिफ्ट किए हैं। स्ट्रेंथन किए हैं सिटी फोर्टिफिकेशन को, कंसोलिडेट किए हैं मगध पावर को पूरा कंसोलिडेट किए हैं। उदयन, या फिर इसे बोल सकते हो हम लोग उदयभद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर अनिरुद्ध आ जाएगा, जो कि वीक रूरल है। और यही जो है, इसी के बाद क्या होगा, जो शिशुनाग डायनेस्टी है, ये जो लास्ट रूरल है ना, अनिरुद्ध, क्या नाम है इसका, अनिरुद्ध जो है, इसको एक तो वीक रूलर है, तो इसको पूरा रिप्लेस कर देंगे शुंग डायनेस्टी के द्वारा। और यहीं से जो है पूरा जो हरण्यका डायनेस्टी है इसका एंड हो जाएगा, और इसी के बाद जो है शिशुनाग डायनेस्टी का ओरिजिनेट हो जाएगा, जिसका फाउंडर है शिशुनाग। इनिशियली इसका जो कैपिटल था राजगृह था, लेकिन इन्होंने भी शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र। नोटेबल रूलर का अगर बात करोगे तो एक शिशुनाग है और दूसरा है काल अशोक। ये दो रूलर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रूलर थे। अब जैसे ही हरण्यका डायनेस्टी में उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखे हैं, इसका भी देखो।
जो शिशुनाग डायनेस्टी है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मोनार्कियल था और यहाँ पे ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी थे। जो हरण्यका डायनेस्टी है उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। फिर मिलिट्री में क्या किए इन्होंने, अवंती को अनेक्स किए हैं बाई काल अशोक, स्ट्रेंथन किए हैं मिलिट्री, है ना, मगध आर्मी को, एंड फोर्टिफिकेशन, इन सब चीज़ में स्ट्रेंथन देखने को मिला है। इकोनॉमी तो वही रहने वाले, एग्रीकल्चर ही इकोनॉमी रहेगा। फिर बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, इन सब चीज़ को इन्होंने भी प्रमोट किए हैं। साथ ही साथ जो वैदिक ट्रेडिशन थे वो भी यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिला है। ठीक है, दो डायनेस्टी है, एक है शिशुनाग डायनेस्टी और एक काल अशोक डायनेस्टी। सॉरी, यहाँ पे दो, यहाँ पे किंग है, दो रूलर हैं, एक शिशुनाग और दूसरा है काल अशोक। तो जो शिशुनाग हैं फाउंडर रहे हैं, मगध को कंसोलिडेट किए हैं, पाटलिपुत्र में शिफ्ट किए हैं, अभी कवर किए हैं। फिर सेकंड जो है इंपॉर्टेंट रूलर डिस्कस करना है वो है काल अशोक, जो कि इन्होंने अवंती को अनेक्स किए हैं। और जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है ना वैशाली में, इसी के द्वारा, काल अशोक के द्वारा इसे बुलाए गए थे, कन्वीन किए गए थे। स्ट्रेंथन है मगध पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर को इन्होंने भी स्ट्रेंथन किए हैं। ठीक है, समझ आ गया शिशुनाग डायनेस्टी का। तो देखो यहाँ पे शिशुनाग डायनेस्टी है, इसमें दो रूलर हैं, कौन कौन से, शिशुनाग और दूसरा है काल अशोक, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके बाद क्या होगा, जैसे कि काल अशोक है, फिर वीक रूलर आएंगे। अब इसको ओवरथ्रो करेंगे कौन सा डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी ओवरथ्रो करेंगे। तो नंद डायनेस्टी का अगर फाउंडर देखोगे तो महापद्मना, ये जो है इस महापद्मानंद नंद डायनेस्टी को यहाँ पे फाउंड किए गए हैं, जो कि इसका कैपिटल रहा है पाटलिपुत्र में, जो मॉडर्न डे पटना है ना वहाँ पे इसका कैपिटल पड़ता है। फिर नोटेबल रूलर में वही है, एक महापद्मानंद और दूसरा है धनानंद। और इसका भी सिस्टम था कौन सा, जो हम लोग हरण्यका डायनेस्टी में डिस्कस किए हैं, फिर अभी शिशुनाग डायनेस्टी में डिस्कस किए, वही यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जो कि सेंट्रलाइज मोनार्की है ना, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी है, प्रोविंशियल गवर्नर, एडवांस रेवेन्यू सिस्टम, ये सब चीज़ जो है धनानंद डायनेस्टी में देखने को मिलता है। बाकी मिलिट्री का देखोगे तो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी विथ वार एलिफेंट, ये भी देखने को मिला है। फिर एक्सपांड किए मगध टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नदर्न इंडिया तक, इसी टाइम में जो है गया है इसका पूरा टेरिटरी का एक्सपांसन, कौन से डायनेस्टी में, नंद डायनेस्टी में। ठीक है, बाकी इसका जो इकोनॉमी है वही है, टैक्सेशन है, टैक्सेशन के साथ जो वेल्थी एम्परर हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेड को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेड परफॉर्म कर रहे हैं। रिलीजियस यहाँ पे वैदिक ट्रेडिशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो दो रूलर हैं, एक है पद्मानंद और दूसरा है धनानंद, तो वो दोनों के बारे में अभी डिस्कस किए हैं। पद्मानंद के बारे में डिस्कस किए हैं, फिर धनानंद जैसे कि ये लास्ट रूलर है और इसी को हम लोग जाने जाते हैं नोन फॉर इमेंस वेल्थ के नाम से। और ये जो लास्ट रूलर है नंद डायनेस्टी का, कौन सा, धनानंद, इसे ओवरथ्रो किए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, है ना, चाणक्य के गाइडेंस में। चाणक्य जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, तो इसी के चाणक्य के गाइडेंस से क्या है, धनानंद को यहाँ पे ओवरथ्रो किए हैं। और इसको ओवरथ्रो करने के बाद डायरेक्टली जो मौर्य डायनेस्टी है उसका फाउंडेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ये समझ आ गया। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, एक ओवरऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो मगध एम्परर है या फिर महाजनपद है उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था। तो आई होप कि यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो एक चीज़ तो यहाँ पे समझ आ गया होगा कि जो इसका मोनार्कियल सिस्टम था वो पूरा सेंट्रलाइज मोनार्कियल सिस्टम था, जो राजा है वही सुप्रीम अथॉरिटी रखते थे। ये तो क्लियरली यहाँ से समझ आ जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न का अगर बात करोगे तो प्रोविंस हो गया, डिवाइड थे, जिसे हम लोग जनपद बोल रहे हैं। जो महामंत्री हो गया, गवर्नर हो गया, उसके द्वारा हेड किए जाते थे। फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया, जिसे हम लोग वैश्यास बोल रहे हैं, जिसे सब डिवीज़न है, प्रोविंस का सब डिवीज़न है। फिर विलेज आएगा, जिसे ग्रामीणिका के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे छोटा यूनिट विलेज, विलेज के बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे प्रोविंस आएगा। फिर की ऑफिसर्स का कुछ बात करोगे तो जो है एक आता है महामंत्री, जो कि गवर्नर है, प्रेजेंट डे जो गवर्नर है उसी के साथ रिलेट कर सकते हो। रेवेन्यू एंड लॉ ऑर्डर को इसी के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। फिर अमात्यास हो गया, जिसे हम लोग मिनिस्टर बोलते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर हैं, जैसे कि सिविल मैटर के मिनिस्टर अलग हो गया, मिलिट्री मिनिस्टर हो गया, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स भी हैं। फिर सेनापति, जिसे कमांडर बोल रहे हो, जो कि आर्मी का हेड होता था। पुरोहित, जो कि चीफ प्रिस्ट हैं। फिर राजूकास हो गया या फिर विलेज ऑफिसर्स, जिसे हम लोग राजूकास बोल रहे हैं,
जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा योगदान देते थे, या फिर जितना भी लोकली जो डिस्प्यूट होते थे उसका रिजोल्यूशन इसी के द्वारा किया जाता था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है समझ आ गया। फिर कुछ रेवेन्यू सिस्टम का अगर बात करोगे तो लैंड रेवेन्यू यहाँ पे दिए जाते थे, या क्रॉप बेस्ड हो गया या फिर मिक्स टाइप का था। बाकी टैक्सेशन भी देखने को मिला है। फिर मिलिट्री का अगर बात करोगे तो स्टैंडिंग आर्मी थे, इन्फेंट्री, कालवरी, चैरियोट हो गया, एलिफेंट हो गया, क्योंकि डिफेंस भी तो करना है यहाँ पे। क्योंकि देखो क्या हो रहा था कि टेरिटोरियल एक्सपांड हो रहा था, तो टेरिटोरियल एक्सपांड हो रहा है तो आर्मी रखना यहाँ पे कंपलसरी हो गया था। लॉ एंड जस्टिस में कौन था? सुप्रीम किंग थे। किंग यहाँ पे एज सुप्रीम जज की तरह काम कर रहे थे, और लोकल डिस्प्यूट को हैंडल कर रहे थे विलेज काउंसिल हो गया या फिर विलेज लेवल में जितना भी ऑफिशियल थे उसी के द्वारा लोकल डिस्प्यूट को यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। कैपिटल का अगर बात करोगे तो हरण्यका में राजगिरी कैपिटल थे। फिर शिशुनाग और नंद डायनेस्टी में देखोगे तो पाटलिपुत्र को कैपिटल यहाँ पे फॉर्म किए गए थे। इतना समझ आ गया। तो ये तो रहा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके बारे में। अब डिस्कस करते हैं कि वहाँ का इकोनॉमी कैसा था। इंडिविजुअली नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी कैसा था मगध एम्परर का। तो मगध एम्परर का जो ओवरऑल इकोनॉमी देखोगे तो एग्रीकल्चर बेस्ड था। एग्रीकल्चर ही देखें, क्योंकि मगध का अगर लोकेशन देखोगे तो पूरा फर्टाइल एरिया है। फर्टाइल एरिया है, उसी के साथ वहाँ पे इरिगेशन के लिए रिवर है। तो इस तरीके से क्या है, वहाँ पे जो है पूरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। और एग्रीकल्चर का सरप्लस ही होता था वहाँ पे, जैसे कि राइस हैं, व्हीट हैं, बार्ले हैं, पल्सेस हैं, शुगर केन है। इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर कल्टीवेट करते थे। फिर लैंड रेवेन्यू यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ द स्टेट इनकम एग्रीकल्चर ही था। चाहे कैश क्रॉप के रेस्पेक्ट में ले लो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू लेते थे ना, या तो कैश के फॉर्म में लेते थे या फिर क्रॉप का शेयर के फॉर्म में लेते थे, जिसे हम लोग यहाँ पे काइंड बोल रहे हैं। और इसी तरीके से क्या है, पूरा जो स्टेट है इसका, है ना, मगध एम्परर है, इसी से ये चलता था। ट्रेड एंड कॉमर्स दो तरीके के ट्रेड हैं चलते थे उस समय। एक इंटरनल ट्रेड चलते थे, जैसे कि लोकल मार्केट हो गया, टाउन है, कमोडिटीज़ हो गया, ग्रेन हो गया। फिर एक एक्सटर्नल ट्रेड था, है ना, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नेपाल, ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे हमें देखने को मिला है एक्सटर्नल ट्रेड। फिर इंडस्ट्रियल में बात करोगे तो पोट्री है, मेटल टूल है, वीपन है, ऑर्नामेंट है, टेक्सटाइल है। ये सब चीज़ जो है इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इसका जो करेंसी का अगर बात करोगे तो बाटर सिस्टम से ही चलते थे। समझ रहे हो ना बाटर सिस्टम क्या होता है? जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 1 kg क्या है, राइस है ना, और इसके दूसरा पर्सन उसके पास 1 kg अगर व्हीट है, तो मैं बोलूँगा कि मेरा व्हीट को ले लो और इसके बदले जो है 1 kg मुझे राइस दे दो। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश का यूज़ नहीं हो रहा है, डायरेक्टली हम लोग गुड्स का यूज़ कर रहे हैं, और इसी के थ्रू क्या है, एक्सचेंज हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाटर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गए। यहाँ पे ना तो कैश का यूज़ कर रहे हैं, ना तो यहाँ पे कोई कॉइन का यूज़ कर रहे हैं, तो इसी के थ्रू यहाँ पे बाटर सिस्टम बोलते हैं, जो कि चलता था एज अ फॉर्म ऑफ कैश। ठीक, ये तो अब हम लोग समझ गए कि इकोनॉमी कैसा था। बाकी अब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का होता है कि सोसाइटल कैसा था, वुमेन का स्टेटस कैसा था, ये चीज़ को डिस्कस करना है। तो यहाँ का जो है सोसाइटी देखने को मिला है, पैट्रियार्कल सोसाइटी थे, जो कि हायरार्की बेस्ड थे, वर्ण सिस्टम में यहाँ पे डिवीजन देखने को मिला है। सोसाइटल कैसा था, पैट्रियार्कल सोसाइटी था। फिर जो है वुमेन का अगर स्टेटस अगर देखोगे तो यहाँ पे मॉडर्न थे, जैसे कि लेटर वैदिक एज में हम लोगों ने डिस्कस किए कि वुमेन का जो स्टेटस है बहुत या फिर ड्रास्टिकली यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला है, डिक्लाइन देखने को मिला था। लेकिन अभी का अगर बात करोगे, जो मगध हो गया या फिर महाजनपद हो गया, इसमें मॉडरेट फ्रीडम देखने को मिला है। खुद ओन प्रॉपर्टी भी रखते थे, मैनेज हाउस होल्डर, फिर इन्वॉल्व इन रिलीजन हो गया, कल्चर, सम ट्रेड, इन सब चीज़ में जो है इन्वॉल्व थे। इवन जो है बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, यहाँ पे भी जो बुद्धिज़्म का जैसे कि संघ हो गया, यहाँ पे भी क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, ये समझ आया। फिर अर्ली या फिर फैमिली का अगर बात करोगे तो प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे जॉइंट फैमिली थे। मोनोगॉमी कॉमन अमॉन्ग कॉमनर्स हैं, पॉलीगॉमी हो गया अमॉन्ग किंग हो गया है। इस तरीके से जो है फैमिली प्रैक्टिस होता था। एजुकेशन का अगर बात करोगे तो मोस्टली डोमेस्टिकेस फॉर वुमेन्स हो गया। सम अपर क्लास वुमेन लर्न रिलीजन, लिटरेट, म्यूज़िक, ये सब चीज़ को जो लर्न करते थे वो पूरा अपर क्लास के वुमेन करते थे। लेकिन जो वुमेन अगर कॉमन वुमेन का अगर बात करोगे उस समय,
तो डोमेस्टिक ही करते थे, है ना। जो डोमेस्टिकेशन है, डोमेस्टिकेशन का जो वर्क है उसी में ही इंजस्ट थे। लेकिन जो हाई वुमेन है ना, वो सब चीज़ जो है वैदिक हो गया या फिर एजुकेशन जो वही चीज़ ले पाए। और इसमें जो रिलीजन का अगर बात करोगे तो वैदिक एज जो है यहाँ पे कंटिन्यू थे। वैदिक में जितना भी लिटरेचर है, रिचुअल्स हैं, उसका कंटिन्यूएशन देखने को मिला है रिलीजन में। फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सब चीज़ का इन्फ्लुएंस था, फ्लरिश था। और इसी के वजह से तो क्या है, वुमेन को यहाँ पे स्टेटस जो है अपर देखने को मिला है। वुमेन को लर्निंग हो गया, वुमेन एजुकेशन बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के इन्फ्लुएंस के थ्रू तो ही इसी के थ्रू ही तो देखने को मिला है। क्योंकि इसका प्रीचर से जब ये लोग टीच करते थे उसी के इन्फ्लुएंस से क्या है, वुमेन का स्टेटस भी यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोगों ने पूरा महाजनपद का हर एक डायमेंशन को कवर कर लिए कि कैसे उसका सोसाइटल था, क्या इकोनॉमी थे। और इसी टाइम पीरियड में क्या था कि हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट इन्वेजन देखने को मिला, बाहरी कंट्री से इन्वेजन देखने को मिला है। और मोस्टली जो इन्वेजन आता था ना, देखो ये जो एरिया है, ये जो नदर्न वेस्टर्न एरिया है, यही एरिया से जो है हमें मोस्टली देखने को मिला है इन्वेजन, और यहीं से लोग आते थे। क्यों? क्योंकि ये एरिया अगर बात करोगे तो पूरा पोरस एरिया है। लोग इसमें जितना भी रूरल आए, ये नदर्न वेस्टर्न की तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो एक इन्वेजन हमें देखने को मिला है, एकेमेनियन इन्वेजन, या फिर इसे हम लोग पर्शियन बोलते हैं। और इसी के जगह, पर्शियन के जगह ईरान भी यूज़ करते थे। क्योंकि ये जो एकेमेनियन है मोस्टली जो ओरिजिनेट पर्शियन से हुआ है, लेकिन प्रेजेंट डे इसको ईरान बोल देते हैं। समझ आया? तो एकेमेडियन या फिर एकेमेनिड बोल सकते हो। तो एकेमेनिड इम्परर जो है, इसमें डिफरेंट रूलर रहे, जैसे कि सीरस हो गया, डेनियस हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रूलर हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझना है कि ये लोग यहाँ पे आए क्यों, इंडिया की तरफ ही क्यों आ रहे हैं, है ना। इतना सारा कंट्री है उसमें चले जाते, लेकिन इंडिया में ही क्यों आ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले कुछ रीज़न देखो कि जैसे कि इंडिया के रूलर क्या करते थे कि अपना टेरिटोरियल एक्सपांड कर रहे हैं, तो सेम ये लोग भी अपना टेरिटरी को एक्सपांड करने में ही लगे थे। टेरिटरी को यहाँ पे एक्सपांड कर रहे थे। अब एक्सपांड करते करते क्या है, पूरा इंडियन कंटिनेंट है, ईस्टर्न साइड है, वहाँ पे आ पहुँचे। ये एक रीज़न होता है। सेकंड रीज़न ये है कि जो इंडिया का जो पूरा इकोनॉमी था ना, पूरा वेल्थ से भरा हुआ था। यहाँ का जितना भी इकोनॉमिकल सिस्टम देख लो, सोसाइटल सिस्टम देख लो, है ना, या फिर यहाँ पे यहाँ का जो है टेम्परेचर, इकोसिस्टम, हर रिस्पेक्ट में क्या थे, सूटेबल थे ये लोग। और यही चीज़ जो है इंडिया का खास बनाते थे, और यही चीज़ जो है इन बाकी कंट्री के जितना भी किंग है उसको अट्रैक्ट करते थे इंडिया के लिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया था, सबसे पहले रीज़न वही है कि एम्बिशियस थे, पूरा इम्प्रा पूरा वर्ल्ड को अपने अंडर में लाना है, इस तरीके से एम्बिशियस थे। फिर वेल्थ एंड रिसोर्सेज अभी बताया, फिर ट्रेड इन स्ट्रेटजिक रूट यहीं से मिलता है, जैसे कि इंडस वैली हो गया, पंजाब हो गया। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि उस समय का अगर बात करोगे, है ना, जो इंडिया का अगर बात करोगे उस समय के सिचुएशन के हिसाब से, तो पूरा फ्रेगमेंटेड थे, उतना स्ट्रॉन्ग या फिर सेंट्रलाइज एजेंसी हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये लोग उसी का फ़ायदा उठाते थे, है ना। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक रीज़न रहा है। बाकी अफेक्टेड रीजन कौन कौन रहे हैं, तो लोअर एरिया हो गया, सिंध हो गया, गंधारा हो गया, मगध हो गया, ईस्टर्न मगध। देखो, जो ईस्टर्न मगध है यहाँ पे नॉट इन्वेडेड लिखा है। क्यों? क्योंकि मगध का लोकेशन देखोगे तो बहुत दूर पड़ता है नॉर्थ वेस्ट से, तो इसलिए जो है मगध में अभी तक इन्वेड नहीं हुआ है। इस चीज़ को याद रखना। ये जो है स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। बाकी देखो, दो जो हैं, दो यहाँ पे इन्वेजन हुआ है। एक इन्वेजन जो है एकेमेनियन का हुआ है, जो हम लोगों ने डिस्कस किए। दूसरा इन्वेजन यहाँ पे अलेक्जेंडर ने भी किए हैं। टाइम पीरियड अगर बात करोगे इसका 326 बीसी में आते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, दो इन्वेजन हुआ है, तो एक इन्वेजन इसके द्वारा भी हुआ है, अलेक्जेंडर के द्वारा। इसमें जो रूलर रहे हैं किंग पोरस। ठीक है, किंग पोरस रहे हैं। जो प्रेजेंट डे पंजाब है ना, वही एरिया में क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। अब देखो, पंजाब एरिया है, यहाँ से मैप बनाते हैं, है ना, मैप से अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जैसे कि ये पंजाब एरिया है, तो पंजाब एरिया में रूल कर रहे थे, और ये लोग जो हैं इन्वेडर हैं, आ कहाँ से रहे थे, यही एरिया से आ रहे थे। तो ये जो किंग पोरस हैं, इसके से क्या हुआ, इसका डायरेक्टली कांटेक्ट हो गया, और इसी दोनों के बीच यहाँ पे फाइटिंग देखने को मिला है। ठीक है, इसी दोनों के बीच यहाँ पे फाइटिंग हुआ है। बाकी रीज़न क्या था, क्यों इन्होंने इन्वेट किया यहाँ पे, तो देखो,
वही चीज़ जैसे कि अभी डिस्कस की, तो जो है एक तो एम्परर को बढ़ाना है, अपना टेरिटोरियल एक्सटेंड करना है, वेल्थ हो गया, रिसोर्स हो गया, फिर स्ट्रेटजिक कंट्रोल हो गया रूट के ऊपर। इस तरीके से क्या है, इसका डिफरेंट डिफरेंट रीज़न थे और इसी के साथ जो है मेजर बैटल भी लड़े हैं, जैसे कि बैटल ऑफ हैदर पास हो गया, अलेक्जेंडर और पोरस किंग के बीच हुआ है और इसी में क्या हुआ है कि अलेक्जेंडर जीते हैं और जो पोरस हैं वो हार गए। लेकिन यहाँ पे अलेक्जेंडर ने जो टेरिटरी को कैप्चर किए थे उसको वापस कर दिया पोरस को। क्यों? क्योंकि जो पोरस है ना, ये अपने मरते दम तक क्या किए, अपने टेरिटरी को यहाँ पे कंट्रोल किए हैं। तो इसी से इम्प्रेस होके क्या किए, जो अलेक्जेंडर हैं इन्होंने पूरा टेरिटरी को वापस कर दिए। ठीक है, ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हमें समझना है। फिर इन्होंने क्या किए कि जब यहाँ पे इशू हुए या फिर यहाँ पे जो है बोल सकते हो कि फाइट हुए, तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी तो हुआ होगा। तो कई कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, ग्रीक या फिर हेलेनिस्टिक कल्चर नदर्न वेस्टर्न में यहाँ पे ओरिजिनेट हो गया। क्योंकि देखो ये जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर एक्चुअली आए कहाँ से थे? पर्शियन से आए थे। तो पर्शियन से आए थे तो जो कल्चरल लाएंगे वो इंडिया में तो छोड़ के ही जाएंगे, कल्चरल के यहाँ पे कांटेक्ट होगा। तो ये जो है मेजर इम्पैक्ट हुआ। फिर रीजनल किंगडम हो गया, उसके ऊपर क्या है, एक प्रेशर पड़ा कि यहाँ से जो है, और इन फ्यूचर में अगर ये होता है, क्या होता है, अगर इन फ्यूचर में अगर और कोई बैटल होता है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, ये सब चीज़ का भी यहाँ पे अवेयरनेस जगह जो लोकल किंगडम है जैसे कि पोरस किंगडम है उसको। तो ये भी कुछ यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस थे। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा ओवरऑल मगध जनपद के बारे में, मगध या फिर महाजनपद के बारे में। हर एक डायमेंशंस को कवर किए हैं। इसका जो क्लास का स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो हमारे यूट्यूब बैच का रनिंग चल रहा है, यूट्यूब बैच का जो इनिशिएटिव है, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। तो बाकी चलो फिर मिलते हैं क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।